नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो स्टडी के अंदर एक और नया इमेज बेस्ड एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं, जो कि नोट से 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक इमेज और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम करने वाले हैं, तो आप इमेज को ढंग से पढ़ें और उसके डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी आराम से सुने, क्योंकि वहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और शुरू करते हैं हम फर्स्ट इमेज से। दिस इज द फर्स्ट वन, और ये पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में एक इमेज है। अगर आप इसको ढंग से देखें तो यहाँ पे जो है इसको हम वेइंग मशीन के नाम से जानते हैं, है ना। वेरी गुड। एंथ्रोपोमेट्री जो होते हैं उसके अंदर वेट को मेजर करने के लिए जो स्केल और जो मशीन काम में ली जाती है इसको वेइंग मशीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेइंग मशीन। कुछ वेइंग मशीन जो होती है उसमें वेट प्लस जो है लेंथ दोनों को मेजर कर सकता है, क्योंकि उसमें इनबिल्ट जो है वो स्केल भी दिया होता है ना। वेट का कॉलम तो होता ही है, इसके अलावा साथ में जो है स्केल भी दी हुई है जो इन्फेंटोमीटर की तरह काम करती है। तो आप उस न्यूबॉर्न बेबी का लेंथ भी मेजर कर सकते हो। तो वेइंग मशीन जिसमें वेट और इसके अलावा लेंथ दोनों चीज एक साथ मेजर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूबॉर्न बेबी को हम इसके ऊपर जब लेटाते हैं तो बच्चे के लेग जो होते हैं वो कंप्लीटली स्ट्रेच होने चाहिए। फुट जो है वो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, ताकि जो है हम एग्जैक्टली मेजर कर सके। लेकिन सिर्फ अगर वजन के पर्पज से आप इसको काम में ले रहे हो तो न्यूबॉर्न बेबी जो है इसको आराम से इसके ऊपर लेटा सकते हो। वेइंग मशीन इसको बोलते हैं। और डेली अगर वेट चेक करना है तो आपको जो है सेम क्लॉथ्स के अंदर सेम टाइम के समय डेली वेट चेक करना होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है। गेन हो रहा है तो कितना हो रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट ये एक स्केल है, आपको पहचानना है इसको। आ, बिल्कुल, कुछ लोगों ने ठीक पहचाना। ये है इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेंटोमीटर। इसको नाम दिया जाता है इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर जो होता है 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर लेंथ को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है ना। यूज टू मेजर लेंथ, यूज टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर जो बच्चे खड़े नहीं हो सकते उनमें लेंथ मेजर की जा सकती है। जब बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है तो उसके बाद में तो उसकी हाइट मेजर करते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी लेंथ मेजर करते हैं। और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्फेंटोमीटर कहलाता है। इन्फेंट वर्ड 1 साल तक होती है और मीटर टू मेजरिंग यूनिट। तो इन्फेंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट इन्फेंटोमीटर के नाम से जाना जाता है, और लेंथ को मेजर करने में ये बेसिकली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल खड़ा है। बैक ऑफ हेड, शोल्डर ब्लेड, बटक्स, काफ मसल और हील जो है पीछे अटैच्ड है, और फ्रैंकफुट फ्लैन के ऊपर ये खड़ा है। और इस तरीके से मेजर करना जो है बेसिकली जिनमें चिन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्केल के, है ना। चिन जो होती है वो स्केल के एकदम परपेंडिकुलर है। इस तरीके का मेजरमेंट जो है हाइट का किया जाता है। और हाइट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्टूडियोमीटर। क्या कहते हैं इसको? स्टेडियोमीटर। ये जो मीटर है इसको स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हाइट को मेजर करता है। तो हाइट का मेजरिंग यूनिट है स्टेडियोमीटर। लेंथ को कहते हैं इन्फेंटोमीटर। 1 साल के बाद में बच्चा पाँव पे खड़ा हो सकता है तो उसमें स्टेडियोमीटर यूज किया जा सकता है। और अगर उसको लेटा के हम अगर लेंथ या हाइट मेजर करते हैं तो उसको इन्फेंटोमीटर के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द इमेज ऑफ स्टेडियोमीटर, यू हैव टू रिमेंबर। जिसमें बैक ऑफ हेड, शोल्डर ब्लेड्स, बटक्स, काफ मसल एंड हील जो होती है वो अटैच रहती है पीछे स्केल से। और जो चिन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्केल के। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये जो बच्चों के अंदर एंथ्रोपोमेट्री हम पढ़ते हैं उसमें वेइंग मशीन, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर ये चीजें काम में ली जाती है। इसके अलावा पहले हमने एक साल्टर स्केल पढ़ी थी और बीम बैलेंस पढ़ चुके हैं प्रीवियस इमेजेस के अंदर। वो भी जो है वेट को मेजर करने के यूनिट्स रहते हैं। अगला ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 104 mg पर डीएल बिल्कुल और स्ट्रिप के साथ में है। बहुत ही शानदार। इसको शुगर स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। दिस इज द शुगर स्ट्रिप। जो इसके अंदर लगी हुई है ये शुगर स्ट्रिप है। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमीटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये ग्लूकोमीटर है
Gluco word for glucose, meter word for measuring unit. The meter which is used for the measurement of glucose is known as glucometer. ग्लूकोज को मेजर करने वाला ये मीटर माना जाता है। और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा बर्थ होता है ज्यादातर वो बच्चे जो डायबिटिक मदर के होते हैं। और इसके अलावा जो है प्रीटर्म या प्री मैच्योर बेबी होते हैं, उनके हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस होते हैं, है ना। न्यू बॉर्न बेबी में 40 mg पर डीएल से ज्यादा अगर ये ग्लूकोज आए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो डेंजरस होता है, जानलेवा होता है, तो आपको तुरंत मेजरमेंट करना होता है। कुछ बच्चे हाइपरग्लाइसीमिया में भी रहते हैं, तो अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 125 और ब्लड शुगर लेवल जो है 150 से ज्यादा हो, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर काउंट करते हैं। तो हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया दो यहाँ पे रीडिंग रहती है, और दोनों को मेजर करेंगे किससे? ग्लूकोमीटर से। इसके अलावा एडल्ट के अंदर भी, जो एडल्ट डायबिटिक हो जाते हैं इन फ्यूचर लाइफ, उनके अंदर भी बार बार शुगर को मेजर करने का लिए ग्लूकोमीटर का वहाँ पे यूज लिया जाता है। और इससे हमें तुरंत और क्विकली बेड साइड ही हम स्क्रीनिंग करके आइडिया पता कर सकते हैं कि उसका ग्लूकोज का क्या स्टेटस है और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट है, ग्लूकोमीटर इसका नाम है। शुगर स्ट्रिप इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है ये एक स्टेप है, यहाँ पे आपको एक कलर कोडिंग टेप जो है दिख रहा है। ये क्या है अगर पूछा जाए और किस पर्पज से यूज किया जाता है? देयर इज डिफरेंट कलर, इट्स ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, व्हाइट, तरह तरह के कलर है। कई लोगों का जवाब ये साकिर टेप है। साकिर टेप 3 कलर कोडिंग टेप होता है, इतने सारे कलर उस पे नहीं होते हैं, तो ये साकिर टेप नहीं है। और कोई आइडिया हो किस तरह का टेप है जो कलर कोडिंग टेप होता है, बच्चों में काम में लिया जाता है? पीडियाट्रिक पीडिया टेप भी कहते हैं इसको, बच्चों में काम में लिया जाता है। पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, तरह तरह के कलर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज द ब्रोस्लो टैप, इसको बोलते हैं ब्रोस्लो टैप। ब्रोस्लो टैप जो है वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी में यूज किया जाता है कैटेगराइज के पर्पस से। ब्रोस्लो टैप जो होता है उसको हम अगर डिटेल से पढ़ें कि इमरजेंसी में कैसे इसको यूज किया जाता है, तो कुछ इस तरीके का रहता है। ब्रोस्लो ल्यूटन जोन वहां पे बने हुए हैं। ये हमेशा प्रिफरेबल किया जाता है फॉर द मेजरमेंट द पेशेंट यूजिंग ए ब्रोस्लो पीडियाट्रिक इमरजेंसी रेफरेंस टैप टू डिटरमाइन द कलर जोन। कलर जोन हम डिसाइड कर लेते हैं टैप से। फॉर सिचुएशन इन विच द चाइल्ड कैन नॉट बी मेजर्ड, पेशेंट एज में बी यूज टू सेलेक्ट द जोन। अगर आप उसमें मेजरमेंट नहीं कर सकते तो पेशेंट की जो एज है उसको यूज करके और आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जोन दिए हुए तरह तरह के, 3 kg, 4 kg, 5 kg जोन, 3 kg, 4 kg, 5 kg जोन, पेशेंट के वेट के अनुसार, एज के अनुसार, लेस देन 3 months। पिंक अगर कलर है 6 से 7 किलो वजन है, 3 से 5 महीना है। रेड कलर है 8 से 9 किलो वजन है, 6 से 11 महीना है ना। तो पर्पल है 10 से 11 kg वेट है, 12 से 24 मंथ है। मतलब आप वेट और एज को साथ में मिला के अकॉर्डिंग टू दैट आप पता कर सकते हैं कि बच्चा कौन से जोन के अंदर आ रहा है और उसका स्टेटस किस तरीके का है न्यूट्रिशनल। तो ब्रोस्लो पीडियाट्रिक टेप इसको बोला जाता है, इमरजेंसी में रेफरेंस टेप के नाम से इसको जाना जाता है ना, कि कैसे बच्चे को रेफरेंस करना है, किस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेप है, याद रखिएगा, ब्रोस्लो ल्यूटन जोन टेप। नेक्स्ट आप देख रहे हो दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस है, फ्रंटल एरिया में और टेम्पोरल एरिया में। और इस तरीके से टेम्पोरल एरिया में इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करना जिस प्रोसीजर में कैरिड आउट किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जाना जाता है। साइकेट्रिक एलिमेंट जितने भी होते हैं उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर आता है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर दो जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको टेम्पोरल लोब के ऊपर प्लेस करते हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा कन्वर्जन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक थेराप्यूटिक तरीका है, ट्रीटमेंट का तरीका है, जिसमें कन्वर्जन प्रोड्यूस करके जो है वहाँ पे हार्मोनल जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है उसको सेटल करने का कोशिश किया जाता है। साइकोसिस के मरीज में बहुत अच्छा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में उभर के आता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। टाइम का, ड्यूरेशन का, शॉक ड्यूरेशन का ध्यान रखना होता है, कन्वर्जन का ध्यान रखना होता है, प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, है ना, उसको मॉनिटर करते हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ प्री इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कुछ मेडिकेशन होती है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, कंसेंट लेना होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं ईसीटी के बारे में। लेकिन ये पिक्चर जो है ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का पिक्चर है।
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो टेम्पोरल लोब के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट एक और इमेज है और इसमें आप देख रहे हो कि मल्टीपल इलेक्ट्रोड जो है वो हेड के ऊपर प्लेस किए हुए हैं। तो अगर दो सिंगल इलेक्ट्रोड जो है वो टेम्पोरल लोब पे इस तरीके से थे, उसको हमने एसीटी बोला। लेकिन अगर इस तरीके से मल्टीपल इलेक्ट्रोड हेड के ऊपर लगा के कुछ रिकॉर्ड किया जाता है तो इसको हम वेरी गुड ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफी जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है सीजर डिसऑर्डर का ही। ईसीटी के द्वारा तो हम सीजर प्रोड्यूस कराते हैं और साइकोसिस के मरीजों में ट्रीटमेंट में के पर्पज से यूज किया। लेकिन ईईजी जो होता है, जितने भी न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट की एक बीमारी होती है सीजर डिसऑर्डर, जितने भी सीजर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, तरह तरह के वहाँ पे सीजर्स पाए जाते हैं। उन सीजर्स को डायग्नोस करने और उनका ट्रीटमेंट करने के पर्पज से जो थेरेपी काम में लेते हैं उसको इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी कहते हैं। ईईजी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी टू डायग्नोस द सीजर एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सीजर। तो ईईजी इसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट ये एक मीटर है, इसको ह्यूमिडिफायर के नाम से जानते हैं, है ना। ह्यूमिडिफायर जो होता है, जब किसी मरीज को हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है एक ड्राई एयर होती है और उससे पूरा नेजल पाथवे और पूरा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके ड्राईनेस होने की संभावना होती है। तो उसके ड्राईनेस को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमिडिफिकेशन काम में लिया जाता है और ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन को भेजा जाता है ताकि जो है ड्राईनेस ना कर पाए ऑक्सीजन नेजल म्यूकोसा और रेस्पिरेटरी पाथवे को। तो टू प्रिवेंट ड्राईनेस we use humidification process with the help of humidifier। तो ये humidifier है और ये नीचे की तरफ जो बोतल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर अपन जो है डालते हैं वहाँ पे वाटर और यूज करते हैं, है ना। इसमें लिमिट दी हुई है, मिनिमम मीडिएट मैक्सिमम, उतना वाटर अंदर फिल करके उसके बाद में इसको फ्लोमीटर को से उसको रेगुलेट करते हैं और ये ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट ये इमेज है और इसमें आप देख रहे हो रेगुलेटर है और ऑक्सीजन अटैचमेंट ट्यूबिंग है और ऑक्सीजन को मेजर करने वाला यूनिट है, इसको बोलते हैं फ्लोमीटर। ये ह्यूमिडिफायर के ऊपर लगता है ना। इसकी जो ये लोअर नोब है ये ह्यूमिडिफायर के ऊपर की तरफ फिक्स हो जाती है और इससे हम ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं कि आप पर ओवर जो है कितना ऑक्सीजन पर मिनट जो है आप डिलीवर कर रहे हो। तो ये फ्लोमीटर कहलाता है। तो ये इमेज जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी से संबंधित है। तो ये आज जो इमेज हमने पढ़े हैं उनमें ज्यादातर जो है एंथ्रोपोमेट्री को मेजर करने वाले इमेज, इसके अलावा जो है ईजी और ईसीटी का इमेज और इसके अलावा ऑक्सीजन यूनिट के इमेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस है, मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। बहुत आसान है इनको पहचाना, लेकिन बहुत सारी चीजें इनके बारे में। और इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और एक काम जरूर करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो सारथी बन के कई सारे लोगों का आप भला कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी इमेजेस बेस्ड की वीडियो और एमसीक्यूज वीडियो हम डेली डिस्कस करते हैं वो मैक्सिमम जो है प्रॉफिट करे आपको उस तरीके के बनाए जा रहे हैं। तो आप उसको फोकस्ड करके पढ़ें और लोगों तक शेयर करें ताकि कई सारे लोग जो है इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।